नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम मोबाइल लोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा याल हौस्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो यह जो चित्र दिखाया गया है ये मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ है, जो कि दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का था। तो इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र किया गया है, जो संभवतः गुप्त वंश का था। अगला बिंदु है कि स्तूप क्या है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल होते थे या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे भी होते थे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। उन सब में समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। प्रायः जो भी बौद्ध स्तूप बनाए जाते थे, उनके भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि जो स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, उनमें क्या रखा जाता था? उनमें बुद्ध या उनसे संबंधित अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। प्रश्न यही बनता है कि धातु मंजूषा किसे कहते थे? तो धातु मंजूषा उसे कहते थे जो सब स्तूपों के भीतर जो छोटा सा डिब्बा रखा होता है, उसमें जो रखा जाता है उसे ही धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो प्रारंभिक स्तूप होता था वह धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले के ईंटे से ढक दिया गया। बाद में जो टीलों को था ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों में ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में आ ही जाता है कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं। तो बौद्ध स्तूपों में या बौद्ध विहारों में स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो एक वृत्ताकार पथ बना होता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। यह भी बिंदु पूछा जाता है कि वेदिका किसे कहते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ के जो घेरे होता है, उसको रेलिंग से जिस घेर दिया जाता है, उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेशद्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। अगला बिंदु है कि इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने से शुरू हुआ, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद में शासकों के काल में जुड़े। अगला बिंदु है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गर्भगृह, पिछली बार ही मैंने जो पेपर दिया था उसमें गर्भगृह के बारे में पूछा गया था। तो गर्भगृह वह होता है जो मंदिरों में जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखते हैं। तो गर्भगृह क्या होता है? जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, उसे गर्भगृह कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। अगला बिंदु है कि भीतर गांव का एक जो मंदिर है, तो वह कहाँ है? तो वह यूपी में, तथा महाबलीपुरम का एकात्मक मंदिर कहाँ है? वह महाबलीपुरम में है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में है, तथा एकात्मक मंदिर महाबलीपुरम में है। तथा इनमें से प्रत्येक मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ी की तराश कर बनाया गया है। ये दोनों मंदिरों को एक विशाल पहाड़ी से तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकात्मक भी कहा जाता है। एकास अर्थात मोनोलिथ। अगला बिंदु इसमें है कि शिल्पादिक्रम संगम साहित्य की एक रचना है, जिसकी रचना इलांगो कवि ने की थी। तो शिल्पादिक्रम संगम साहित्य की एक रचना है, जिसकी रचना इलांगो कवि ने की थी। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, तथा कोवलन तथा उसकी पत्नी कन्नगी की भी कहानी है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि दक्षिण भारत की पार्वती किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की पार्वती कन्नगी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि शिल्पादिक्रम की रचना इलांगो कवि ने की थी, तथा इसमें कोवलन तथा उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी, तथा कन्नगी को ही दक्षिण भारत की पार्वती कहा जाता है। अगला बिंदु है कि एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखले को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। तो यह भी प्रश्न बनता है कि मणिमेखले किसने लिखा था? तो मणिमेखले को शीतले सतनार ने लिखा था। इसमें कोवलन तथा उसकी प्रेमिका माधवी की कहानी है, माधवी की बेटी की कहानी है। तो इसमें मणिमेखले में कोवलन जो था ऊपर शिल्पादिक्रम में, तथा उसकी प्रेमिका माधवी की बेटी की कहानी है, तथा दोनों ही रचनाएं तमिल में हैं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। ये रचनाएं कई सदियों से खो गई थी, परंतु इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु फिर से मैं बताता हूँ कि शिल्पादिक्रम की रचना इलांगो कवि ने की थी, तथा इसमें कोवलन तथा उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी है, तथा कन्नगी को ही दक्षिण भारत की पार्वती कहा जाता है। तथा मणिमेखले की रचना सतनार ने की थी। इसमें कोवलन तथा उसकी प्रेमिका माधवी की बेटी की कहानी है। अगला बिंदु है
कि पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। तो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। तथा पुराणों में विष्णु, शिव या दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ, साथ में इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई। साथ ही इसके साथ इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें से सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, वे भी इसे सुन सकते थे। तो इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि पुराण जैसे कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। अगला बिंदु इसमें है कि इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आर्यभट्टियम बुक किसने लिखी थी? तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो आर्यभट्टियम बुक में ही बताया गया है कि पृथ्वी में दिन और रात जो होते हैं वह पृथ्वी की धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और दोबारा डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही थी जितनी आज प्रयुक्त होने वाली है। अगला बिंदु है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक प्रथम व द्वितीय शताब्दी में थे तथा सुश्रुत चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है तथा अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। तो चरक संहिता में औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है तथा सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। अगला बिंदु है कि कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन से किया था। तो कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन से किया था। उसने पौधे के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले यह कोरिया तक, इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों पहली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि मेहरौली में जो लौह स्तंभ है वह दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में पाया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है तथा इसके अंदर अभिलेख जो मिला है वह उसमें चंद्र नामक शासक का जिक्र होगा जो संभवतः गुप्त वंश का था। अगला बिंदु है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूपों में बुद्ध या उनके फॉलोअर के स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज़ को एक डिब्बे में रखते थे, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। तो यही प्रश्न बनता है कि धातु मंजूषा किसे कहते हैं? तो स्तूपों में जो बुद्ध या उनके अनुयायियों के बॉडी के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज़ रखी जाती थी उसे धातु मंजूषा कहते थे। जिस डब्बे में रखते थे उसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्रायः धातु मंजूषा पर रखा मिट्टी का टीला होता था। अगला बिंदु है प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में आ ही जाता है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ बना होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे तथा वेदिका किसे कहते थे? तो प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग बनी होती थी उसे वेदिका कहते थे। अगला बिंदु है कि मंदिर का मंडप में क्या होता था? तो मंदिर का मंडप जो होता था वह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला बिंदु है कि एकात्मक मंदिर महाबलीपुरम में है तथा अगला बिंदु है कि शिल्पादिक्रम की रचना इलंगो कवि ने की थी, जिसमें कोवलन तथा उसकी पत्नी कन्नगी के बारे में कहानी मिलती है। तो कन्नगी, और अगला बिंदु यही है इसमें इंपॉर्टेंट, कन्नगी को दक्षिण भारत की पार्वती कहा गया है तथा मणिमेखली को, जिसकी रचना 1400 साल पहले हुई थी, उसके लेखक हैं शीतले सत्यनारायण तथा इसमें कोवलन तथा उसकी प्रेमिका माधवी की बेटी की कहानी बताई है। अगला बिंदु इसमें है कि आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते थे। साथ ही इसमें लास्ट बिंदु है कि कागज का आविष्कार 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया। बाद में यह तकनीक कोरिया पहुंची, फिर जापान, फिर बगदाद, फिर उसके बाद हमारे उपमहाद्वीप में आई। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।